नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है राजस्थान जीके की क्लास में। पिछली क्लास में हमने 230 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। अब चलते हैं 231 नंबर क्वेश्चन पर। 231 नंबर का क्वेश्चन है, महिला संत दयाबाई खालिस्तान की शिष्या थी। तो ये थी संत चरणदास की। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया है आंसर। अब बात कर लेते हैं संत चरणदास जी के बारे में। संत चरणदास, तो जो आपके संत चरणदास जी थे, इनकी दो शिष्या थी। एक तो थी दयाबाई और एक थी दूसरी सहजोबाई। सहजोबाई, जो सहजोबाई थी, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था। इन्होंने लिखा था सहज प्रकाश। सहज प्रकाश ग्रंथ इन्होंने लिखा था। और दयाबाई ने दयाबोध ग्रंथ लिखा था। दयाबोध ग्रंथ लिखा था। दयाबाई ने एक और ग्रंथ लिखा था, विनय मालिका। विनय मालिका, ये दो ग्रंथ लिखे थे किसने? दयाबाई ने। चरणदास जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? तो इन्होंने जो संप्रदाय चलाया था वो चलाया था चरणदासी संप्रदाय। चरणदासी संप्रदाय। और जो ये चरणदासी संप्रदाय है, इसकी जो मुख्य पीठ है, प्रमुख पीठ है, ये है कहां पर? दिल्ली में है। तो इनकी मुख्य पीठ है दिल्ली में। चरणदासी संप्रदाय के टोटल जो नियम हैं, इनके नियम हैं कितने? 42 नियम हैं। और ये पीले वस्त्र धारण करते हैं। पीले वस्त्र धारण करते हैं इस संप्रदाय के लोग। ये भी आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। जो आपके चरणदास जी थे, इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी कि नादिर शाह जो है वो आक्रमण करेगा भारत पर। और नादिर शाह ने कब आक्रमण किया था? तो इसने आक्रमण किया था भारत पर 1739 ईस्वी में। ठीक है, आई होप ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी भौगोलिक शब्दावली राजस्थान की जलवायु से संबंधित है? तो वो है आपकी कौन? मावट। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। मावट किसको बोलते हैं? तो जो आपकी मावट है, मावट बोलते हैं सर्दियों में होने वाली वर्षा। सर्दियों में होने वाली वर्षा जो राजस्थान में होती है, उसको बोलते हैं मावट बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये आता है किस जलवायु के अंतर्गत आता है? तो आता है शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? तो देखिए, आपकी कांतली नदी तो है, और कांतली नदी कहां पर है ये? तो ये है आपकी नीम का थाना सीकर में। नीम का थाना, और नीम का थाना कहां पर पड़ता है? सीकर में। इस कांतली नदी किनारे गणेश्वर सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता। काकनी नदी भी आपकी अंत अपवाह तंत्र की है, और मंथा नदी भी अंत अपवाह नदी है। लेकिन आपकी बनास नदी है, ये अंत स्थलीय अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है। तो जो आपकी बनास नदी है, ये बंगाली खाड़ी की अपवाह तंत्र है। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है। अपवाह तंत्र के अंतर्गत ये शामिल है। अब देखिए, बनास नदी के कई नाम हैं। एक तो पहला तो गया है वशिष्ठी नदी। वशिष्ठी
नदी। एक बोलते हैं इसको वर्णासा। वर्णासा, वर्णासा बोलते हैं वन की आशा। वन की आशा। ये क्या हो गए, इसके उपनाम हो गए हैं। चलो, बनास जो नदी है इसका जो उद्गम होता है, बनास नदी का उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ियों से। खमनोर पहाड़ी से। और जो खमनोर की पहाड़ी है ये कुंभलगढ़ में आती है। कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ पड़ता है कहां पर आपका, राजसमंद में पड़ता है। कहां पर पड़ता है, राजसमंद में पड़ता है। ठीक है। आगे देखिए, आगे ये आता है कि ये विलेय कहां पर होती है। तो ये जो विलेय होती है, ये विलेय होती है आपकी चंबल नदी में। चंबल नदी में ये विलेय होती है। और चंबल नदी में कहां पर विलेय होती है, रामेश्वर के पास। जो रामेश्वर स्थान है वहां पर विलेय होती है। और रामेश्वर पड़ता है कहां पर, सवाई माधोपुर में पड़ता है। कहां पर पड़ता है, सवाई माधोपुर में पड़ता है। अब बात कर लेते हैं इसकी जो लंबाई है, बनास नदी की जो टोटल लंबाई है वो 512 किलोमीटर है। और ये जो बनास नदी है ये सर्वाधिक सर्वाधिक जल ग्रहण करने वाली क्षमता वाली नदी है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है कि सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता वाली नदी कौन सी है, वो आपकी बनास नदी है। ठीक। आगे है, बनास नदी है ये पूर्णतः क्या, कंप्लीट, पूर्णतः राज्य में प्रवाहित, राज्य में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी है, लंबी नदी। तो राज्य में पूर्णतः प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन है, आपकी बनास नदी है। अब देखिए, जो बनास नदी है, बनास नदी पर बांध भी है। क्या है, बांध। तो बांध के बारे में बात कर लेता हूं। पहला जो बांध है वो है नंद समंद बांध। नंद समंद बांध। और नंद समंद जो बांध है ये आपका है राजसमंद में। ये बांध है नंद समंद बांध, राजसमंद में है। दूसरा है मात्र कुंडिया बांध। मात्र कुंडिया बांध। मात्र कुंडिया बांध है आपका चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में ये बांध है मात्र कुंडिया का बांध। आगे बात कर लेता हूं बीसलपुर बांध। बीसलपुर बांध। बीसलपुर बांध आपका है टोंक में। और बीसलपुर बांध का निर्माण किया गया था 1999 ईस्वी में। अगला है ईसरदा बांध। ईसरदा बांध। ईसरदा बांध जो है ये आपके सवाई माधोपुर में है। कहां पर है, सवाई माधोपुर में। ठीक है। तो यहां पर जो इस नदी पर जो बांध हो गए वो हो गए हैं नंद समंद बांध जो राजसमंद में है, मात्रकुंडिया का बांध जो चित्तौड़गढ़ में है, और बीसलपुर बांध जो टोंक में है। और 1999 में इसका निर्माण किया गया था। और ईसरदा बांध जो सवाई माधोपुर में है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है बनास नदी के बारे में। बनास नदी का दूसरा क्या नाम है, वशिष्ठी नदी या वर्णासा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का सब कौन सा क्षेत्र अपनी सीमा अन्य राज्य के साथ साझा करता है। तो वो करता है कौन, प्रतापगढ़। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। देखिए ये चित्र देखिए आप एक बार। मैं इसको थोड़ा सा क्या कर दूं, बड़ा कर देता हूं। ठीक है। इस तरफ ला करके इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए प्रतापगढ़ है कहां पर, तो देखिए प्रतापगढ़ यहां पर है। कहां पर है, यहां पर है, इस तरफ है। तो देखिए ये अन्य राज्य के साथ ये क्या सीमा बना रहा है, क्या कर रहा है, प्रतापगढ़ अन्य राज्य के साथ सीमा बना रहा है क्योंकि किनारे पर है, बाकी के और किनारे पर नहीं है। ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं इसको छोटा करता हूं। पाली देखिए कहां पर है, पाली।
तो देखिए पाली है ये बीच में यहां पर है। कहां पर है? यहां पर। तो पाली तो बनाएगा नहीं। इसके अलावा नागौर कहां पर है? नागौर है आपका, देखिए ये रहा नागौर। नागौर तो बीच में, तो ये कहां से बनाएगा? ये भी नहीं बनाएगा। अजमेर देखिए आपका ये रहा, अजमेर भी नहीं बनाएगा। तो प्रतापगढ़ क्या करेगा? ये अन्य राज्य के साथ सीमा साझा करेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखिए मैप से अच्छे से समझ में आता है कि कौन सा जिला कहां पर स्थित है। और प्रतापगढ़ यहां पर स्थित है, तो देखिए किनारे पर है, सीमा पर है, तो अन्य राज्य के साथ सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में है? तो कौन सी नदी राजस्थान की है? तो देखिए जो साबरमती जो नदी है, ये राजस्थान की नदी है। कौन है? राजस्थान की। अब बात लेते हैं साबरमती नदी के बारे में। तो साबरमती नदी, साबरमती नदी, साबरमती जो नदी है, इसका उद्गम होता कहां पर है? तो इसका जो उद्गम है, ये उदयपुर में, उदयपुर में अरावली की पहाड़ियों से होता है। अरावली पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। इसके अलावा ये जो है साबरमती नदी, ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। खंबात की खाड़ी में ये गिरती है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा इसका प्राचीन नाम क्या है? प्रारंभिक नाम, सॉरी, प्रारंभिक जो नाम है, प्रारंभिक नाम इसका है वाक्कल नदी। क्या नदी नाम है? वाक्कल नदी। लेकिन बाद में इसका नाम क्या पड़ जाता है? साबरमती नदी। क्यों पड़ता है? क्योंकि बाद में इसमें दो नदियां मिलती है, एक तो साबर नदी मिलती है और दूसरी नदी मिलती है हतमती नदी। कौन सी मिलती है? हतमती नदी। जब ये दोनों नदियां इसमें गिरती हैं, तो देखिए यहां से तो आ गया साब और यहां से हो गया है मती, इसलिए इसका नाम नाम पड़ गया है, यहां से साबर आ गए और यहां से मती है, इसलिए बाद में इसका नाम हो गया है साबरमती नदी। क्या हो गया है? साबरमती नदी। तो आपको ध्यान में रखना है, साबरमती नदी का प्रारंभिक नाम होता है वाक्कल नदी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए। राजस्थान में लाल पीली मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन की हमें पहचान करनी है। तो सही कथन क्या है? तो देखिए इसमें पहला है, यह मृदा बीकानेर बाड़मेर क्षेत्र में पाई जाती है। बिल्कुल गलत बात है। इस मृदा में पर्याप्त मात्रा में चूना और नाइट्रोजन होता है। गलत बात, कमी होती है इसमें तो। अगला है, यह मूंगफली तथा कपास की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। गलत बात, क्योंकि जो आपकी लाल पीली मृदा है, ये कपास और मूंगफली की खेती के लिए क्या होती है? उपयुक्त होती है। अगला है, यह मृदा शिस्ट ग्रेनाइट तथा नीच चट्टानों के विखंडन से बनी है। यह बात क्या है? बिल्कुल सत्य है। अब बात कर लेते हैं लाल पीली मृदा के बारे में। लाल पीली मृदा, तो जो लाल पीली मृदा है, ये किससे बनी होती है? तो ये बनी होती है शिस्ट ग्रेनाइट, शिस्ट ग्रेनाइट तथा नीस चट्टानों के अपक्षय से, नीस चट्टानों के विखंडन से बनी है। पहली बात तो ये आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है कि जो लाल पीली मृदा है, इसमें नमी पाई जाती है, ज्यादा नमी बनाई रखती है ये मृदा, इसलिए इसमें बार बार जो है वो जल देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है। अगला है, ये जो मृदा है लाल पीली मृदा, ये आपकी मूंगफली के लिए, मूंगफली व कपास की खेती खेती के लिए क्या होती है? उपयुक्त होती है। मतलब मूंगफली और कपास का सर्वाधिक इसमें उत्पादन होता है। और इस मृदा में फेरिक ऑक्साइड पाया जाता है। फेरिक ऑक्साइड की मात्रा क्या होती है? इसमें पाई जाती है पर्याप्त रूप से। तो फेरिक ऑक्साइड इसमें पाया जाता है। इसके अलावा इसमें चूना 1N2 मतलब नाइट्रोजन क्या होती है? कमी होती है। तो ये बात ध्यान रखनी होती है क्या? लाल पीली मृदा के बारे में। अच्छा, ये पाई कहाँ पर जाती है लाल पीली मृदा? तो ये पाई जाती है चित्तौड़गढ़, अर्थात जो दक्षिणी भाग होता है ना, इस तरफ पाई जाती है। चित्तौड़गढ़, उदयपुर,
भीलवाड़ा, इसके अलावा आपका अजमेर हो गया है, टोंक हो गया है और सवाई माधोपुर हो गया है। इन स्थानों पर पाई जाती है लाल पीली मृदा। ठीक है, तो दक्षिणी भाग हो गया है और पूर्वी भाग हो गया है। इस भाग में ये पाई जाती है लाल पीली मृदा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक थी? तो वो साक्षरता दर थी कोटा जिले की। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। और कितनी थी इसकी साक्षरता दर उस समय? 76.6% थी, सर्वाधिक थी इसकी। इसके अलावा आपको 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार, जनगणना के अनुसार दो तीन बात और याद करनी है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का था? तो सर्वाधिक जो लिंगानुपात है, लिंगानुपात, ये था आपका किसका? डूंगरपुर का। और डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी कहा जाता है। और कितना था इसका? ये था 954 था, 954 इसका लिंगानुपात था। ठीक है, इसके अलावा, इसके अलावा दूसरे नंबर पर किसका था? तो दूसरे नंबर पर था राजसमंद का। राजसमंद का दूसरे नंबर पर था। और राजसमंद का जो लिंगानुपात था वो था 990। कितना था? 990 था। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेते हैं न्यूनतम लिंगानुपात किसका था। न्यूनतम लिंगानुपात, तो न्यूनतम जो लिंगानुपात था वो था आपका किसका? धौलपुर का। और कितना था? 846 था। कितना था? 846। और दूसरा जिला कौन सा था? जैसलमेर, दूसरे नंबर पर था जैसलमेर न्यूनतम में। और जैसलमेर का था 852। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आपको ये बात ध्यान में रखनी है, दूसरी बात ये होगी, तीसरी बात ये ध्यान में रखनी है क्या, कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले की थी? सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर, वृद्धि दर ये किस जिले की थी? तो ये जिले बाड़मेर की थी। बाड़मेर की सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर में वृद्धि हुई थी। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ का था? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व था सबसे कम जैसलमेर का। किसका था? जैसलमेर का। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष की जनगणना में राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया था? तो वो दर्ज किया गया था 2011 की जनगणना के अनुसार। कब किया गया था? 2011 की जनगणना के अनुसार। देखिए 2001 में जो लिंगानुपात था, 2001 में लिंगानुपात वो था आपका कितना? 921। कितना था? 921 था। और 2011 में जो लिंगानुपात आया, 2011 में जो लिंगानुपात आया वो था कितना? 928 आया था। तो कितने की वृद्धि हुई यहाँ पर? 7 की वृद्धि हुई थी। तो यहां से क्वेश्चन आता है कि 2001 से लेकर के 2011 तक लिंगानुपात में कितने की वृद्धि हुई है? तो कितने की वृद्धि हुई है? 7 की वृद्धि हुई है। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 2001 की लिंगानुपात कितना है और 2011 से उसकी तुलना कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के सालर वनों के बारे में सही है? तो सालर वन जो हैं उनके बारे में हमें सही कथन की पहचान करनी है। पहला है, ये वन केवल मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्कुल ये बात क्या है? गलत बात है। ठीक है, अगला है, इसकी लकड़ियों का प्रयोग पैकिंग बॉक्स बनाने में किया जाता है। बिल्कुल सत्य बात है। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। नेक्स्ट है, यह राजस्थान के जैसलमेर जोधपुर क्षेत्र में
पाए जाते हैं, ये बात भी गलत है। चीड़ इन वनों का प्रमुख वृक्ष है, गलत बात। सालर वनों में तो सालर का वन होगा प्रमुख वृक्ष। ठीक है, अब बात लेते हैं सालर के वन। सालर वन, एक मिनट रुकिए। सालर के वन, सालर वन। तो पहली बात तो इसमें आई है क्या कि इनका उपयोग किसमें किया जाता है? पैकिंग बॉक्स बनाने में। पैकिंग बॉक्स बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ये जो वन है, ये जो सालर वन है, ये 450 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा सालर के जो वन हैं, ये कौन कौन से जिले में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं जैसे उदयपुर हो गया है, राजसमंद हो गया है, राजसमंद हो गया है, चित्तौड़गढ़ हो गया है, इसके अलावा सिरोही हो गया है, पाली हो गया है, इसके अलावा आपका अजमेर, जयपुर और अलवर में ये वन पाए जाते हैं। और सालर के वनों में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो जैसे ढोक हो गया है, ढोक, कथीरा, ढोक, कथीरा और धवड़। और सालर, सालर, ये वन यहाँ पर मेन रूप से पाए जाते हैं। यहाँ पर सालर वनों की अधिकता ज्यादा होती है, इसलिए इन वनों का नाम पड़ा था सालर के वन पड़ा था। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है? तो कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में है? तो वह है रामसागर। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। और रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य है कहां पर? तो ये है आपका कहां पर? धौलपुर में। तो रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य है आपका धौलपुर में। अन्नामलाई अभ्यारण्य ये कहां पर है? तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु में है। और आपका सांता घाटी ये कहां पर है? ये है आपका केरल में। कहां पर है? केरल में। और बांदीपुर जो है ये आपका कर्नाटक में है। कहां पर है? कर्नाटक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान ई अपशिष्ट प्रबंधन नीति का आह्वान व गठन खालिस्तान वर्ष में किया गया? तो ये किया गया था 2023 में। सीधी बात याद करनी है कि राजस्थान में ई अपशिष्ट प्रबंधन नीति का आह्वान किया गया था 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, पूरे राजस्थान में किसकी याद में गोगा नवमी मनाई जाती है? तो गोगा नवमी मनाई जाती है गोगा जी की याद में। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। और ये गोगा नवमी है, ये कब बनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। अब मैं बात कर लेता हूं किसके बारे में? गोगा जी के बारे में। गोगा जी, तो गोगा जी की याद में क्या बनाई जाती है? गोगा नवमी बनाई जाती है। और गोगा नवमी कब बनाई जाती है? ये बनाई जाती है भादवे की कृष्ण पक्ष को। तो ये बनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण नवमी को बनाई जाती है। ठीक है, गोगाजी थे, इनके गुरु का नाम था क्या? गोरखनाथ जी। गोरखनाथ जी इनके गुरु का नाम था। ये किसके समकालीन थे? तो ये समकालीन माने जाते हैं महमूद गजनवी के। महमूद गजनवी के। और महमूद गजनवी ने एक इनको संज्ञा दी थी गोगा जी को। क्या दी थी? जाहर पीर की। जाहर पीर। तो गोगा जी को जाहर पीर भी कहा जाता है। गोगा जी को सांपों का देवता भी कहा जाता है। सांपों के देवता ये कहा जाता है किसको? गोगा जी को कहा जाता है। इनकी शीर्ष मेढ़ी है कहां पर गोगा जी की? तो इनकी शीर्ष मेढ़ी, शीर्ष मेढ़ी का मतलब होता है कि इनका जो शीश है, गोगा जी का शीश, वो कहां पर गिरा था उसको बोलते हैं शीर्ष मेढ़ी। तो इनकी शीर्ष मेढ़ी आपकी ददिरवा, ददिरवा। और ददिरवा पड़ता है आपका कहां पर? शुरू में। तो शीर्ष मेढ़ी यहां पर क्या है? गोगा जी का शीश, गोगा जी का शीश। तो यहां पर गोगा जी के शीश की पूजा की जाती है। ठीक है,
आगे देखें, अगला हमारे पास है इसकी एक आती है धुरमेड़ी। तो इनकी जो धुरमेड़ी है, या फिर इसको बोलते हैं क्या, गोगा मेड़ी। गोगा मेड़ी। तो गोगा मेड़ी है कहां पर, तो गोगा मेड़ी है नोहर। और नोहर पड़ता कहां पर, हनुमानगढ़ में। कहां पर पड़ता है, हनुमानगढ़ में पड़ता है। एक आती है इनकी लघु मेड़ी। एक आती है इनकी लघु मेड़ी। और लघु मेड़ी है कहां पर, तो ये है सांचौर में। कहां पर है, सांचौर में है। और लघु मेड़ी को क्या बोलते हैं, गोगा जी की ओल्डी। तो गोगा जी की ओल्डी। क्वेश्चन आता है गोगा जी की ओल्डी कहां पर है, तो सांचौर में है। और सांचौर कहां पर पड़ता है, जालोर में पड़ता है। गोगा जी थे, इनकी जो पत्नी थी, ये इनके साथ क्या हुई थी, सती हुई थी। तो क्वेश्चन आता है कौन से देवता की पत्नी उनके साथ सती हुई थी, तो वो हुई थी गोगा जी की। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। देवनारायण जी हैं, ये आपके गुर्जर जाति के आराध्य देव हैं। गुर्जर जाति के आराध्य देव हैं, आराध्य देव। और देवनारायण की जी की ही सबसे लंबी फड़ होती है। सबसे लंबी फड़ किस देवता की है, देवनारायण जी की। देवनारायण जी के ऊपर 5 रुपए का टिकट भी जारी किया गया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। पाबू जी हैं, पाबू जी को ऊंटों का देवता कहा जाता है। ऊंटों का देवता ये कहा जाता है पाबू जी को, क्योंकि पाबू जी ने ही सर्वप्रथम राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय जाता है। तेजा जी हैं, तेजा जी को क्या कहते हैं, काला और बाला के देवता। काला बाला देवता कहा जाता है। इसके अलावा तेजा जी को आपका सांपों का देवता भी कहा जाता है, सांपों के देवता। और एक बात मैंने रूप से ध्यान में रखनी है, गोगा जी पंचपीर में शामिल नहीं है। पंचपीर में शामिल नहीं है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मृदा पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। तो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है कौन सी मृदा, मरुस्थलीय मृदा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अब बात लेते हैं जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा कहां पर पाई जाती है, तो जलोढ़ मृदा पाई जाती है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में। ये पाई जाती है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है आपकी जलोढ़ मृदा। काली मृदा कहां पर पाई जाती है, काली मृदा पाई जाती है हाड़ौती क्षेत्र में। कहां पर पाई जाती है, हाड़ौती क्षेत्र में। और हाड़ौती क्षेत्र में कौन शामिल है, हाड़ौती क्षेत्र में शामिल है कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ ये शामिल हैं हाड़ौती प्रदेश में। लाल पीली मृदा, कौन सी मृदा, लाल पीली मृदा, ये कहां पर पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपकी जो अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला का जो पूर्वी व दक्षिणी भाग है, पूर्वी व दक्षिणी भाग, यहां पर पाई जाती है कौन सी मृदा, लाल पीली मृदा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कितने भारतीय राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो ये करते हैं 4 राज्य, वर्तमान 41 जिलों के अनुसार 4 राज्य करते हैं। ठीक है, सॉरी 5 राज्य करते हैं, सीमा साझा करते हैं 5 राज्य। कितने करते हैं, 5। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, 41 जिलों के। कौन कौन से करते हैं, तो पहला तो आ जाएगा क्या, आपका गुजरात। और गुजरात कितना करता है, 1022 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। आगे है एमपी, एमपी करता है 1600 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। इसके बाद में आ जाएगा यूपी, यूपी करता है 877 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अगला है आपका हरियाणा, एचआर, हरियाणा करता है कितनी आपकी, ये करता है 1262, सॉरी 1262 किलोमीटर की, 1262 किलोमीटर की करता है। और पंजाब जो करता है, पंजाब ये 87 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो सबसे कम सीमा साझा करता है पंजाब, सबसे कम करता है पंजाब, और सबसे अधिक करता है कौन,
एमपी करता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा प्रसिद्ध मंदिर मंदिर वास्तुकला के हवेली रूप का प्रतिनिधित्व करता है? तो वो करता है कौन सा? नाथ द्वारा मंदिर। कौन सा करता है? नाथ द्वारा का मंदिर। नाथ द्वारा का जो मंदिर है ये कहां पर है? राजसमंद में। राजसमंद में मंदिर है। इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण कराया था राज सिंह ने। किसने कराया था? राज सिंह ने इसका निर्माण कराया था। और कौन सी शताब्दी में कराया था? 17वीं शताब्दी में कराया था। 17वीं शताब्दी में ये मंदिर का निर्माण कराया था। पुष्कर मंदिर है। पुष्कर मंदिर। पुष्कर मंदिर है आपका कहां पर? अजमेर में। कहां पर है? अजमेर में। और अजमेर में ही क्या है? सोनी जी की नसिया। सोनी जी की नसिया। सोनी जी की नसिया ही भी कहां पर है? अजमेर में है। ठीक है। आगे हमारे पास है नीलकंठ महादेव मंदिर। ये कहां पर है? अलवर में। कहां पर है? अलवर में। अलवर में आपका बाला किला है। कौन सा किला है? बाला किला। इसके अलावा अलवर में एक और किला है, भूत प्रेतों के लिए जिसको जाना जाता है, और उस किले का नाम आपका है भानगढ़ किला। कौन सा है? भानगढ़ किला। और भानगढ़ किले को कहा जाता है भूत प्रेतों का किला कहा जाता है। अगला हमारे पास है पार्श्वनाथ का मंदिर। पार्श्वनाथ का मंदिर है ये आपका जैसलमेर में है। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, केला देवी को किसका अवतार माना जाता है? तो केला देवी को महालक्ष्मी का अवतार माना जाता है। और जो केला देवी है, केला देवी, केला देवी का जो मंदिर है ये आपका है कहां पर? करौली में। करौली में है। केला देवी की मंदिर मंदिर में की आराधना में आपका लांगुरिया गीत गाया जाता है। लांगुरिया गीत ये किससे संबंधित है? केला देवी के मेले में किया जाता है लांगुरिया गीत। ठीक है। और ये किसका अवतार है? तो ये अवतार ध्यान में रखना है, महालक्ष्मी का अवतार है। महालक्ष्मी का अवतार है कौन? केला देवी। ठीक है। आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस प्रसिद्ध मंदिर में हजारों की संख्या में चूहे पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं करणी माता के मंदिर में। ऑप्शन नंबर हो गया है डी, आंसर हो गया है। करणी माता के मंदिर में सफेद चूहे होते हैं। सफेद चूहे। इन सफेद चूहों को बोला जाता है काबा। क्या बोला जाता है? काबा। करणी माता का मंदिर है देशनोक बीकानेर में। देशनोक बीकानेर में। देशनोक बीकानेर में है। ठीक है। जो करणी माता है, करणी माता है, इनका बचपन का नाम था रिद्धिबाई। बचपन का नाम, बचपन का नाम था रिद्धिबाई। रिद्धिबाई। करणी जो माता है ये बीकानेर के राठौर व चारण जाति की आराध्य देवी है। तो ये बीकानेर के राठौड़ व चारण जाति की आराध्य देवी है। आराध्य देवी। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होती है। और आपका जो करणी माता का जो मेला लगता है वो नवरात्रों में लगता है। नवरात्रों में लगता है और 2 बार लगता है। कब कब लगता है? एक तो लगता है चैत्र माह में, चैत्र माह में लगता है। और एक लगता है आश्विन माह में, आश्विन माह में। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील राजस्थान में स्थित है? तो राजस्थान में आपकी कौन सी झील है? तो देखिए यहां पर पिछोला झील स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। तो पिछोला झील है ये राजस्थान में स्थित है। और राजस्थान में भी कहां पर स्थित है पिछोला झील? उदयपुर में है। तो पिछोला झील है, पिछोला झील, पिछोला झील आपकी उदयपुर में है। इसका जो निर्माण कराया था, इसका जो निर्माण कराया था वो पिच्छू, पिच्छू नामक बंजारे ने किया था। पिच्छू नामक बंजारे ने
बंजारे ने बेल की याद में किया था, बेल की याद में। ठीक है। और ये क्या है, सबसे प्राचीन झील है, सबसे, उदयपुर की सबसे प्राचीन झील, ये आपकी पिछोला झील ही है। पिछोला झील में यहाँ पर जग निवास महल है, जग निवास और जग मंदिर, यह कहाँ पर है, पिछोला झील के पास ही स्थित है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरता है। तो ये गुजरता है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 अर्थात NH 11 राजस्थान से होकर गुजरता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पलास के वन निम्नलिखित में से किस वन का एक उप प्रकार है। तो ये है आपका किसका, ये है आपका उष्ण कटिबंधीय शुष्क या पर्णपाती वनों का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। आपकी जो पलास के वन है, पलास के वन, पलास के वन कहलाते हैं जंगल की ज्वाला, जंगल की ज्वाला या जंगल की आग के नाम से जाना जाता है। और ये पाए कहां पर जाते हैं, जो पलास के वन हैं ये आपके दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी अरावली के आसपास पाए जाते हैं, दक्षिणी पूर्वी अरावली के पास। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शहर प्रतिवर्ष पुष्प महोत्सव की मेजबानी करता है, मतलब ऊंट महोत्सव की मेजबानी करता है। तो वो करता है कौन, बीकानेर। ऑप्शन नंबर सी हो गया है हमारे पास आंसर। अब सुनिए, देखिए जैसलमेर है, जैसलमेर में राष्ट्रीय मरु उद्यान है, राष्ट्रीय मरु उद्यान, यह आपका कहां पर है, जैसलमेर में है। सीकर में आपकी कौन सी झील है, काछोर झील, काछोर झील है, यह आपकी सीकर में है। झुंझुनू में पोदार की हवेली है, झुंझुनू में पोदार की हवेली, पोदार की हवेली। एक एक पॉइंट याद करते चलिए, आपका रिवीजन अच्छा होगा, हर एक चीज चलती रहेगी। बार बार जब रिवीजन करेंगे तो हमें क्वेश्चन के बारे में भी पता चलेगा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है अधीनस्थ बोर्ड, और हमारा रिवीजन भी होता रहेगा और किस प्रकार से हमें आंसर देना है वो भी हमें पता चल जाएगा। यही तरीका है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर में प्रतिवर्ष मरुस्थल महोत्सव आयोजित किया जाता है। तो मरुस्थल महोत्सव आयोजित किया जाता है जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है शीत महोत्सव, शीत महोत्सव हो गया है एक, तो एक हो गया है ग्रीष्म महोत्सव, ग्रीष्म महोत्सव, ये कहां पर आयोजित किए जाते हैं, तो ये किए जाते हैं माउंट आबू। और माउंट आबू कहां पर पड़ता है, सिरोही में पड़ता है। और मरुस्थल महोत्सव कहां पर मनाया जाता है, जैसलमेर में। ठीक है, आगे चलिए, आगे हमारे पास क्वेश्चन है, भारत में ICAR का राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है। तो ये आगे कहां पर स्थित है, बीकानेर में। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान, अनुसंधान केंद्र, ये बीकानेर में है कहां पर, जोहड़बीड़ में, जोहड़बीड़। और जोहड़बीड़ कहां पर पड़ता है, बीकानेर में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, डूंगरपुर है, डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी कहा जाता है, पहाड़ों की नगरी, ये कहा जाता है डूंगरपुर को। यहां पर बेणेश्वर मेला बढ़ता है, बेणेश्वर मेला। और बेणेश्वर मेले को कहा जाता है आदिवासियों का कुंभ, क्या कहा जाता है, आदिवासियों का कुंभ। जयपुर है, जयपुर में आपका नाहरगढ़ किला है, नाहरगढ़ किला। इसके अलावा यहाँ पर आमेर का किला भी है, आमेर किला। जोधपुर में आपका नाहरगढ़ का किला है, सॉरी नाहरगढ़ का नहीं, मेहरानगढ़ का। कौन सा किला है, मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ का किला।
और कौन सी पहाड़ी पर है ये मेहरानगढ़ किला? चिड़िया टूक पहाड़ी पर। चिड़िया टूक पहाड़ी पर है। आपका जोधपुर में ही क्या है? काजरी है। क्या है? काजरी है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है जोधपुर के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, नगाड़े के साथ रसिया गायन किस नृत्य से संबंधित है? तो ये है कौन सा? बम रसिया। बम रसिया बोल दो या फिर बम नृत्य। बम नृत्य। इस नृत्य में नगाड़ा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। नगाड़ा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। और ये जो नृत्य है ये आपका भरतपुर में किया जाता है। भरतपुर का प्रसिद्ध है। और कब किया जाता है? नई फसल के आगमन पर। नई फसल के आगमन पर यह नृत्य किया जाता है। तेरह ताली नृत्य किया जाता है रामदेव जी के मेले में। रामदेव जी के मेले में किया जाता है। कालबेलिया नृत्य को 2010 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। और कालबेलिया का प्रमुख वाद्य यंत्र है पुंगी। क्या है? पुंगी है। पुंगी को किसे बजाया जाता है? फूंक दे करके। तो फूंक से देकर के जो वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं उसको बोलते हैं सुशिर वाद्य यंत्र। तो पुंगी सुशिर वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्र है। ठीक है। घूमर जो नृत्य है इसको, घूमर नृत्य को नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिरमौर कहा जाता है। इसमें 80 कली का घाघरा पहना जाता है। 80 कली का घाघरा इसमें पहना जाता है। घूमर के तीन टाइप होते हैं। पहला तो हो गया है लूर हो गया है, दूसरा हो गया है झूमर हो गया है, और तीसरा हो गया है घूमर हो गया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो जो घूमर है, घूमर इसके तीन प्रकार होते हैं। पहला तो हो गया है लूर। और लूर जो नृत्य किया जाता है ये राजपूत महिलाओं द्वारा किया जाता है। राजपूत महिला द्वारा किया जाता है। और झूमर है, झूमर, झूमर जो है ये अविवाहित महिलाओं द्वारा किया जाता है। अविवाहित महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और जो घूमर है, घूमर किया जाता है अन्य महिलाओं द्वारा। अन्य जो महिला हैं उनके द्वारा घूमर नृत्य किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त वृद्ध राजस्थान प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का नाम बताइए। तो वो कौन थे संयुक्त वृद्ध राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री? हीरालाल शास्त्री थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अब बात लेते हैं संयुक्त वृद्ध राजस्थान। ये एकीकरण का कौन सा चरण था? तो ये था चौथा चरण। एकीकरण का चौथा चरण था। और संयुक्त राजस्थान था वो तीसरा चरण था। और संयुक्त वृद्ध राजस्थान है इसका कब किया गया था? तो इसको किया गया 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949 को। तो चौथे चरण का निर्माण हुआ था 30 मार्च 1949 को हुआ था। इसमें कितने रियासतों को शामिल किया गया था? तो 4 रियासत प्लस में एक ठिकाना को शामिल किया गया था। 4 रियासत कौन कौन सी थी? तो 4 रियासत में एक तो थी जयपुर, दूसरी थी जोधपुर, अगली थी बीकानेर, और अगली है जैसलमेर। ये 4 रियासत थी। चारों रियासत को संयुक्त वृद्ध राजस्थान में शामिल किया गया था। और ठिकाना कौन सा था? ठिकाना था एक, और वो था लावा ठिकाना। ठीक है। और इसमें प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? मतलब मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री बोल दो, प्रधानमंत्री बोल दो, या फिर सीएम मतलब मुख्यमंत्री बोल दो। ये बनाया गया था हीरालाल, हीरालाल शास्त्री को। और राजधानी किसको बनाई गई थी? राजधानी बनाई गई थी जयपुर को। किसको बनाई गई थी? जयपुर को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति राजस्थान में नहीं पाई जाती है? तो कौन सी नहीं पाई जाती है? देखिए, अरावली पर्वत पाया जाता है, बिल्कुल सत्य बात है। थार का मरुस्थल भी पाया जाता है, बिल्कुल, क्योंकि राजस्थान का जो मरुस्थल होता है उसको थार का मरुस्थल कहा जाता है। और हाड़ौती पठार भी पाया जाता है, मतलब हाड़ौती क्षेत्र भी पाया जाता है।
तो कोरोमंडल तट नहीं पाया जाता है। हाड़ौती में कौन कौन से शामिल होते हैं? तो हाड़ौती क्षेत्र में आपके शामिल होते हैं कोटा, बूंदी, बारा, बारा और झालावाड़, ये आते हैं हाड़ौती प्रदेश में। और हाड़ौती प्रदेश में काली मृदा पाई जाती है, मध्यम काली मृदा पाई जाती है, या फिर वर्टीसोल मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा? वर्टीसोल मृदा पाई जाती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, जलोढ़ मृदा राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो जलोढ़ जो मृदा है ये पाई जाती है कहां पर? उत्तरी पूर्वी भाग में। तो ये पाई जाती है राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भाग में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। जो आपकी जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा का दूसरा नाम है कछारी मृदा, कछारी मृदा इसका दूसरा नाम है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, घग्गर का मैदान राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का एक उप क्षेत्र है? तो किसका उप क्षेत्र है? तो वो है अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। तो जो घग्गर का मैदान है, घग्गर मैदान, ये कहां पर पाया जाता है? हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ क्षेत्र में, हनुमानगढ़ जिले में पाया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और हनुमानगढ़ जो आता है ये अर्ध शुष्क क्षेत्र में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, पिछोला झील राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है? तो पिछोला झील है उदयपुर में। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अब बात कर लेते हैं पिछोला झील के बारे में। पिछोला झील, तो पिछोला झील पाई जाती है कहां पर? उदयपुर में। ये पाई जाती है आपकी उदयपुर में पाई जाती है। और जो पिछोला झील है ये उदयपुर की सबसे प्राचीन झील है। तो उदयपुर की सबसे प्राचीन झील, सबसे प्राचीन झील ये कौन है? पिछोला झील है। इसका निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण करा था पिच्छू नामक बंजारे ने, पिच्छू नामक बंजारे ने किया था। किसकी याद में? बेल की याद में, बेल की याद में इसका निर्माण कराया था। और किस शासक के समय ये बनी थी? तो ये किस शासक के? तो शासक था आपका राणा लाखा, राणा लाखा के ये समय ये बनी थी। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होती है क्योंकि कई बार यहाँ पर क्वेश्चन आता है। पिछोला झील है, इसके पास में कौन कौन सी नदियां हैं? तो इसके पास में नदियां हैं सीसाराम और बुजड़ा नदियां, सीसाराम व बुजड़ा, बुजड़ा नदी इसके पास में स्थित है। इसके किनारे गल की नटनी का चबूतरा है, गल की नटनी का चबूतरा, ये आपके पिछोला झील के की पाल के पास ही है। और इस पिछोला झील है, इसके जो अंदर है ये जग मंदिर है। क्या है? जग मंदिर है। किसके अंदर? पिछोला झील के अंदर। इस जग मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण कराया था करण सिंह ने, करण सिंह ने इसका निर्माण कराया था, जग मंदिर का निर्माण कराया था। इसके अलावा पिछोला झील है, पिछोला झील के पास ही क्या है? जग निवास महल है, जग निवास महल है। और जग निवास महल का इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण कराया था जगत सिंह ने। किसने कराया था? जगत सिंह ने कराया था। और 1746 में कराया था इसका निर्माण। ठीक है, और इसके किनारे जो हैं, पिछला झील है, इसके किनारे जो महल हैं, किनारे महल हैं, उन महलों का कहा जाता है राजमहल। तो राजमहल किस नदी किनारे हैं? सॉरी, किस झील के किनारे हैं? तो वह पिछला झील के किनारे है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये होते हैं आज की क्लास के हमारे क्वेश्चन होते हैं। अगर क्लास अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा वो अपने आप को तैयार कर सके, अपने लेवल को देख सके कि वो कितना
कंपटीशन में हैं और कितना पीछे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।